हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र है। इससे संबंधित प्रश्न, ज्योग्राफी का जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं वो हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो एग्ज़ाम के इंटरव्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में सीधा भिड़ेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? पर्यावरण भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल या इनमें से कोई नहीं? तो जो अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध होता है वो मानव भूगोल से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल बोलता है कि प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी? यानी जब वायुमंडल बना था उस समय वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व कौन से पाए जा रहे थे? हाइड्रोजन एवं हीलियम, या नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, या आर्गन एवं नियोन, या तो फिर ऑप्शन नंबर डी मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एवं हीलियम। जब वायुमंडल की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय हाइड्रोजन एवं हीलियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। अगला सवाल है गुटेनबर्ग अशांततय किन दो परतों की सीमा को कहते हैं? ये जो गुटेनबर्ग अशांततय है वो किन दो परतों की सीमा को कहा जाता है? भूपर्पटी और मेंटल, या मेंटल और क्रोड, या तो फिर बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मेंटल और क्रोड हो जाएगा, यानी मेंटल और क्रोड की जो सीमा होती है उसे ही गुटेनबर्ग अशांततय कहा जाता है। अगला सवाल है महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो महासागरीय अधस्थल विस्तार है उस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? वैगनर, लोथियन ग्रीन, या आर्थर होम्स, या ऑप्शन नंबर डी हेरी हेंस। तो ये जो महासागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन हेरी हेंस ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप पवन के अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता है? यारडांग, ज्यूगेन, छतक्र शिला, या बालू का स्तूप। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 का वो ऑप्शन नंबर डी, यानी बालू का स्तूप जो है वो स्थल रूप पवन के अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता है। अगला सवाल बोलता है कि सुनामी शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? जापान से, फ्रेंच से, लैटिन से, या पुर्तगाल से? तो इसका जो सही आंसर है वो जापान है, यानी जापान से ही सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अगला सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी प्रकार से सर्वाधिक तरल लावा प्रवाहित होता है? ज्वालामुखी कुंड, मिश्रित ज्वालामुखी, शील्ड ज्वालामुखी, या बेसाल्ट प्रवाह? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट प्रवाह, यानी कि जो ज्वालामुखी प्रकाश से सर्वाधिक तरल प्रवाह निकलती है उसे बेसाल्ट प्रवाह कहा जाता है। अगला सवाल है गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? काला वैशाखी, लू, या व्यापारिक पवन, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इस गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म हवा एवं शुष्क हवा होती है उसे लू कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। हिमालय किस सागर के अवसादों से निर्मित है? हिमालय जो है वो किस सागर के अवसादों से निर्मित है? टेथिस सागर, आर्कटिक सागर, अरब सागर, या भूमध्य सागर? तो आपका जो 9वां प्रश्न है उसका सही आंसर है टेथिस सागर, यानी टेथिस सागर आपका सही आंसर है। अगला सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप है? फ्योर्ड, सर्क, आरेत, या एस्कर? तो आपका 10वां का आंसर हो जाएगा एस्कर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला सवाल बोलता है कि ज्वारीय परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? जेम्स और जेफरीज, या लॉपलेस, या इमानुएल कांट, या चैम्बलिन एवं मॉल्टेन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स और जेफरीज। अगला सवाल बोलता है कि
भौमिक प्राकृत आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं? ये जो भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ये चारों में से किसको सम्मिलित कर सकते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात को, या बर्ड फ्लू को, या भूस्खलन को, या सुनामी को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूस्खलन को हम लोग शामिल कर सकते हैं। अगला सवाल है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? 2011, 2005, 2000 या 1991 में? तो ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है इसे पारित किया गया था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 बोल रहा है कि भारत में प्रथम जीवमंडल निचय कौन है? यानी भारत का प्रथम जीवमंडल निचय कौन है? नंदा देवी, नोकरेक, सुंदरबन या नीलगिरी? तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ये नीलगिरी ही है जो प्रथम जीवमंडल निचय थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ये चंदन की जो लकड़ी होती है वो किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन या कांटेदार वन? तो 15 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर सी। जो चंदन है वो पर्णपाती वन में अधिकांशतः पाए जाते हैं। 16वां प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है? यानी कि ये जो 4 पहाड़ियाँ दी गई है इनमें से किस में चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है? खासी में, गारो में, नागा में या जयंतिया में? तो 16 का आंसर हो जाएगा खासी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। खासी पहाड़ियों में ही चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है। अगला सवाल बोलता है कि निम्न में से कहाँ महाद्वीपीयता अनुभव की जाती है? यानी कि कहाँ पे महाद्वीपीयता अनुभव की जाती है? मुंबई में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में या हरियाणा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है? ऑप्शन ए बोल रहा है प्रायद्वीपीय नदी एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, या इन नदियों का प्रवाह मानसून की बारिश पर निर्भर करता है। सी बोलता है यह नदियाँ 12मासी नहीं है, और डी है कि उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, उपयुक्त में से सभी, यानी कि प्रायद्वीपीय नदी के बारे में ये ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये जो गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी, कोसी नदी, महानदी या गोदावरी नदी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी पर गांधीनगर बांध को बनाया गया है। अगला सवाल है कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला संरचना कौन सा है? धारवाल, विंध्यन या कुट्टप्पा या गोंडवाना? तो ये इस जो 20वां प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा धारवाल। धारवाल जो है वो कोयला उत्पन्न करने की संरचना को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल बोल रहा है कि महाराष्ट्र पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? जो महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट है उसे किस नाम से जाना जाता है? सामहाद्री, महेंद्रगिरी या नीलगिरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही हो जाएगा वो सामहाद्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नवीनवलित पर्वतमाला या अवशिष्ट पर्वतमाला या प्रायद्वीपीय पठार या उत्खंड पर्वत? जो हिमालय है वो किसका उदाहरण है ये चारों में से? तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो नवीनवलित पर्वतमाला, इसका उदाहरण है हिमालय पर्वत। अगला सवाल कहता है कि पाक जलडमरू मध्य किन
के बीच में स्थित है। ये जो पाक जल डमरू है, पाक जल डमरू मध्य, वो किनके बीच में स्थित है? कच्छ की खाड़ी और संभात की खाड़ी, या मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, या लक्षद्वीप और मालदीव, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका जो सही हो जाएगा वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है। अगला सवाल पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, अरावली श्रेणी में, या विंध्याचल श्रेणी में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी घाट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। अगला सवाल पूछ रहा है कि तरंगों में जल की गति होती है, यानी कि जो तरंगों में जल की गति होती है वो किस तरह से होती है? ऊपर नीचे, या आगे पीछे, या गोलाकार में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो तरंगों में गति होती है वो होती है गोलाकार से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सागरीय जल की औसत लवणता कितनी पीपीटी होती है? ये जो सागरीय जल की लवणता होती है वो कितनी पीपीटी होती है? 30, 35, 40 या 45? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला सवाल है कि उच्चतम लवणता वाला वान झील किस देश में स्थित है? यानी कि उच्चतम लवणता वान वाला झील वो किस देश में स्थित है? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तुर्की में, या इराक में? तो इसका जो ये तुर्की है, तुर्की में है, जो वो तुर्की में ही स्थित है उच्चतम लवणता वाला झील। इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बोल रहा है क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी? यानी कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसकी उद्घोषणा कब की गई थी? 1997, 1998, 2005 या 2006 में? तो इसका सही है 1997 में। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा की गई थी। अगला सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ सबसे लंबा दिन और रात होती है? यानी कि सबसे लंबा दिन और सबसे लंबा रात कहाँ पे होती है? विषुवत रेखा में, कर्क रेखा में, मकर रेखा में, या ध्रुव में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव में। ध्रुव में सबसे लंबी दिन और सबसे लंबी रात होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल बोल रहा है संतृप्त वायु किस दिशा की संतृप्त नहीं रहेगी? ये जो संतृप्त वायु है वो किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी? तापमान के घटने बढ़ने पर, या तापमान के घटने पर, तापमान के बढ़ने पर, या तापमान के स्थिर रहने पर? तो इसका जो सही है वो तापमान के बढ़ने पर। तापमान के बढ़ने पर संतृप्त नहीं रहती है संतृप्त वायु। अगला सवाल पूछ रहा है कि प्रक्षाप बादल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है? ये जो प्रक्षाप बादल होते हैं उसकी औसतन ऊंचाई कितनी होती है? 5000 से 6000 मीटर, या 4000 से 7000 मीटर, या 8000 से 12000 मीटर, या 10000 से 16000 मीटर? तो इसका जो सही है वो 8000 से 12000 मीटर। 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई को प्रक्षाप बादल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि समदाब रेखीय यदि दूर दूर हो वैसे क्षेत्र में दाब प्रवणता कैसी होती है? यदि अगर समदाब रेखा यदि दूर दूर हो तो वैसे क्षेत्र में दाब प्रवणता कैसी होती है? अधिक, कम, शून्य, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, इसे क्या कहा जाता है? यानी कि जैसी जैसी ऊंचाई बढ़ती जाती है उसी के साथ साथ तापमान घटते जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तापमान का व्युत्क्रम, या सामान्य ह्रास दर, या तापमान की कमी दर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सामान्य ह्रास दर। जो तापमान घटती जाती है ऊपर चढ़ते साथ साथ उसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। अगला सवाल है किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है? यानी कि जो सूर्य है वो मकर रेखा पर लंबवत किस तिथि को होती है? 21 जून, 22 दिसंबर, 3 जनवरी, या 4 जुलाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। अगला सवाल पूछ रहा है
कि पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है, यानी जब पवन चलते हैं उसके निम्न कारण क्या होता है, वर्षा, आर्द्रता, संघनन या वायु दाब की भिन्नता। तो इसका सही आंसर है वायु दाब की भिन्नता। जब वायु दाब की भिन्नता होती है तो वो पवन चलने का कारण बन जाता है। अगला सवाल है, भूमिगत जल द्वारा चुना पत्थर प्रदेश में निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन सा है, गोलरंध्र, डोलाइन, युवाल या स्टिलेक्टाइट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो स्टिलेक्टाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रहा है कि मालवा अधघाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। ये जो मालवा अवधाव है उसे किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, अवतल या धंसकन या भूस्खलन या तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन या मंद प्रवाही वृत्त संचलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला सवाल पूछ रहा है, भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जो भौतिक अपक्षय होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तापमान, आर्द्रता, जैव प्रक्रिया या मानवीय हस्तक्षेप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तापमान। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही है। पृथ्वी सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्न में से कौन सा है, यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्न में से कौन सा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट या दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। इसका जो सही आंसर है वो यूरेशियन प्लेट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला है कि भूकंप अभिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक के किस भूकंपीय तरंग की छाया क्षेत्र विस्तृत होता है, पी तरंग, एस तरंग, पी और एस तरंग या इनमें से कोई नहीं। तो जो पी और एस तरंग है यही आपका सही हो जाएगा, यानी भूकंप अभिकेंद्र जो है 105 से 145 डिग्री तक वो भूकंपीय तरंग की छाया विस्तृत पी और एस तरंग में किया जाता है। इस प्रकार हम लोग भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 40 देख चुके हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट में सारा क्वेश्चन करवाया जाता है हमारे ही YouTube चैनल ADSP सर्कल में, इसीलिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस PDF को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।